हेलो एवरीवन। आज हम मोल को इन टर्म्स ऑफ मास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। क्या होता है मोल को समझेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, और इसे ही समझते हुए हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, एवरेज एटॉमिक मास, इसे कवर करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। सो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये सबसे जरूरी टॉपिक है। ओके, ये क्लियर, तो फिर आगे चीजें अपने आप और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मोल को इन टर्म्स ऑफ मास समझने के लिए हमको समझना है एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे सर बहुत ही आसान है, एटॉमिक मास वर्ड से पता चलता है एटम का मास। बहुत आसान भाषा में अगर आप लिखो, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, बहुत आसान भाषा में क्या लिखोगे कि सर एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ एन एटम, किसी एक एटम का मास होगा। ठीक है, अब क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो इस डेफिनेशन को मोल की टर्म्स में भी लिख दो। सर आप एक एटम के लिए लिख सकते हैं, तो सर हम एक मोल एटम के लिए भी लिख सकते हैं। और मास ऑफ वन मोल एटम। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा मास ऑफ वन एटम या मास ऑफ वन मोल एटम किसी गिवन एलिमेंट का, ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। ठीक है, ये लाइन इन दोनों के साथ लगा दोगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, मास ऑफ एन वन मोल एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। कार्बन है तो कार्बन के एक एटम का मास, अगर वो एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास या नाइट्रोजन के एक मोल एटम का मास। अगर वो एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास इज एटॉमिक मास, या ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास इज एटॉमिक मास। ठीक है, इज एटॉमिक मास। ठीक है, वन। ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हमने एटॉमिक मास को की डेफिनेशन लिख दी। अच्छा, इनकी ऑफिशियल डेफिनेशन अलग आएंगी। हम एक मोल की ऑफिशियल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, हम एटॉमिक मास के ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम समझ रहे हैं कॉम्पिटेटिव व्यू से। अच्छा, यहां समझ गए। इसकी जो यूनिट होती है किसकी, एटॉमिक मास की या एटॉमिक वेट की, तो वो दो तरह की यूनिट होती है। एक तो होती है एएमयू और दूसरी होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, एएमयू को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यू भी कह सकते हैं। ये यूनिट है एटॉमिक मास की। अब ये एएमयू क्या होता है, एएमयू की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, और यू की फुल फॉर्म होती है, यू को कहते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये ग्राम तो हमारे समझ में आता है, एक मोल का मास ग्राम में, ग्राम ग्राम समझ में आता है, एएमयू एएमयू समझ में नहीं आता। एएमयू को ग्राम में बताओ तब समझेंगे। तो एएमयू की वैल्यू ग्राम में क्या होती है देखना। 1 एएमयू को ग्राम में हम बोलते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये है एक एएमयू इन टर्म्स ऑफ ग्राम। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, आप जानते हो ये जो संख्या है, ये जो डिजिट है, ये कैसे आती है? अगर आप 1/6.02 इंटू 10⁻23 लिखोगे तो एक में
इसका डिवाइड करने पर आपको ये संख्या मिलती है, ठीक है। तो एक AMU इज इक्वल टू दिस ग्राम भी हो सकता है, और ये क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA ग्राम भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। या फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU इंटू N, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो ये तो हो गया AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम। बट सर अभी चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, ये बात समझ गए। अभी और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पिक्चर क्लियर होती जाएगी। चलो अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ कि किसी एटम का मास को कौन बना रहा हो, किसी एटम के अंदर क्या होता है। सर हमने पढ़ा है कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब किसी एटम के अंदर जो मास है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, प्रोटॉन की, उसके अंदर प्रोटॉन्स की वजह से, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की वजह से, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा होगा। क्लियर है, क्लियर। तो लिखते हैं यहां पर, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं, अब आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू mass of protons plus mass of neutrons plus mass of electrons, ठीक है। ठीक है, नहीं कटा। तो किसी एटम के अंदर जो मास है उसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही तो बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तो सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, उसे भी आप समझो और ये डेटा थोड़ा सा याद रखो। मास ऑफ, ये डेटा थोड़ा याद रखो, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 अराउंड इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। बराबर ही है, कुछ अंतर नहीं, सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और इसको हम ज्यादातर केजी में भी हमने इसको पढ़ा है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। केजी में लिखना हो तो 10⁻31 केजी। इसको अगर केजी में लिखना हो तो 10⁻27 कर देना, 10⁻27 कर देना। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा आप कंपेयर करोगे तो 10⁻24 और 10⁻28, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ज्यादा ही कम है, तो इतना कम है कि प्रोटॉन, और इतना कम है कि प्रोटॉन का मास अगर आप चेक करोगे या न्यूट्रॉन का मास अगर आप चेक करोगे लगभग बराबर ही है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना भारी है। देखो, अगर आपने प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन लिया, या फिर अगर आपने न्यूट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास लिया, तो जानते हो ये लगभग आता है आपका 1840। यानी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना भारी है, लगभग 1840 टाइम्स, बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है। 18.5 गुना लगभग भारी है।
तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। एग्री? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आया है कि ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एटॉमिक मास में, एटम के मास में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबल रहता है। ठीक है, ओके। तो बहुत नोट यहां पर क्या डलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक ठीक, कोई रोल प्ले नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो आप ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास, इसका, 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 इन सबके एटॉमिक मास की बात करोगे तो इन सब में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन का ही तो डिफरेंस है। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ दो एक्स्ट्रा आ गए, या एक चला गया, यहाँ दो चले गए। तो क्या इससे ऑक्सीजन के या किसी भी एटम के एटॉमिक मास का कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। तो ध्यान रखो, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक मास को डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, इन सभी का एटॉमिक मास सेम आएगा। कारण कारण ये डेटा। क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं atomic mass of an element या of an atom is determined only by proton and neutron in it. Electron has no role in atomic mass. ठीक है, ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखें। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया कि एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही रोल रहेगा। अब अगर आप गौर करोगे तो एक प्रोटॉन का मास, एक एएमयू लिख सकता हूं, देखो 1.66 10⁻⁻24, कोई ज्यादा अंतर नहीं। तो क्या मैं इसको लगभग 1 एएमयू बोल सकता हूं? क्या मैं इसको लगभग 1 एएमयू बोल सकता हूं? बिल्कुल। तो इसका मतलब मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1 एएमयू, एएमयू की टर्म में बोल रहे हैं, ग्राम की टर्म में नहीं। और मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1 एएमयू। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब यहां तक तो हो गई बात क्लियर, हमने सारे डेटा को अच्छे से देख लिया। अब आते हैं फाइनली एटॉमिक मासेस पर कि कैसे उसे डिटरमाइन किया जाता है। ओके, तो मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, आप लोग लिखें, मैं मिटाता हूं। ठीक, अब चलो, अब हम क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे एटॉमिक मास हमें पता लगेगा, क्या दिया जाएगा कि हमको एटॉमिक मास पता लगेगा। देखो, हमको रिप्रेजेंटेशन दिया होगा ऑफ एटम, लेट्स से 1H1 2He4 3Li7 4B9 5B11 6C12 7 and 14। ठीक है, अब आपको इसका
एटॉमिक मास बताना। ठीक है, ठीक है। अब साथ ही आपको एक और चीज बतानी है, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, GAM बोल दो। अब जरा ध्यान दो यहां पर, अच्छा एटॉमिक मास किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से। यहां पर आपको कितने प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं कि सर एक प्रोटॉन, और मास नंबर में से प्रोटॉन घटाओगे तो 0 न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं। इस एक प्रोटॉन का मास कितना है? 1 AMU प्लस 0 इज इक्वल टू 1 AMU आ गया। तो इसका मतलब अगर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो 1H1 का, तो उसका मास कितना आ गया? 1 AMU। क्लियर? क्लियर। 2He4 कितने प्रोटॉन है? ये हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और कितने न्यूट्रॉन है? 4 - 2 यानी 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, समझ गए? 2 न्यूट्रॉन डायरेक्टली लिख देता हूं। अब 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा? 2 AMU, और 2 न्यूट्रॉन का मास भी कितना होगा? 2 AMU। दोनों मिलके क्या हो गए? 4 AMU। एटॉमिक मास कितना आ गया 2He4 का? 4 AMU। क्लियर? क्लियर। 3Li7 लिथियम है। तो यहां पर अगर आप प्रोटॉन देखोगे तो 3 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन्स देखोगे तो 7 - 3 4 न्यूट्रॉन्स है। तो ये तो हो गया 3 AMU। अरे एक प्रोटॉन का मास 1 AMU, 3 प्रोटॉन का मास 3 AMU, और इसकी वजह से कितना हो गया? 4 AMU। कितना हो गया? 7 AMU या 7U, कुछ भी बोल दो, U भी कह सकते हैं। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब तुम कहोगे सर ये तो कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है, जो मास नंबर दिया है वही तो एटॉमिक मास आ रहा है। यहां 1 है मास नंबर, तो ये 1 AMU। यहां मास नंबर 4 है तो 4 AMU। यहां 7 है तो 7 AMU। इसका मतलब यहां 9 है तो यहां 9 AMU आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि यहां पर 4 प्रोटॉन है और 9 - 4 5 न्यूट्रॉन है, तो इसकी वजह से 4 AMU और इसकी वजह से 5 AMU, 9 AMU आ गया। तो देखो ना, जो मास नंबर है वही क्या आ रहा है? नंबर ऑफ वो एटॉमिक मास। बस आपको यूनिट लगानी है AMU। तो सर पहले ही कह देते ना कि मास नंबर ही एटॉमिक मास है। अरे नहीं, नहीं है, मास नंबर ही एटॉमिक मास नहीं है। समझ गए? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के मास का सम। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं बट सेम क्यों आ रही हैं? इनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। क्यों? पता चल गया क्यों आ रहा है। क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतना ही, जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हैं उतना ही मास आ गया AMU में। जितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं उतना ही मास आ गया AMU में, इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर आ जाता है। समझ गए? समझ गए। अभी तो और ट्विस्ट है, सुनते जाओ। एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मास, इनमें कुछ ज्यादा दम नहीं है, यही है सबसे जरूरी। ठीक ठीक। तो सर इसका मतलब आपने जब मास नंबर दे दिया तो क्या हम उसे ही एटॉमिक मास मान लें? बिल्कुल। मास नंबर दिया हो वही एटॉमिक मास है बट AMU लगा रहे हैं। सर यहाँ पर 12 AMU लिख दें? बिल्कुल लिख दो। सर यहाँ पर 14 AMU लिख दें? बिल्कुल लिख दो। किस हिसाब से लिख दोगे कि सर यहाँ पर 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसका हो गया 5 AMU या U, और यहाँ पर 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, इसका 6 AMU और इसका 6 AMU इज इक्वल टू 12 AMU।
यहाँ पर 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, इसका हो गया 7u, इसका भी 7u। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब मास नंबर जब भी दिया हो तो आपका वही एटॉमिक मास होता है मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर है? अच्छा, अब सर ये क्या आफत है? ये आफत वो है कि आपको मैंने 2 यूनिट बताई थी एटॉमिक मास की। एक तो यूनिट बताई थी AMU या U, वो तो लिख ली। एक और यूनिट बताई थी ग्राम पर मोल, वो तो लिखी नहीं, वही यहां पर लिखूंगा। ठीक है, तो यहां 1 AMU है तो 1 ग्राम पर मोल लिख दो, या 4 AMU है तो 4 ग्राम पर मोल लिख दो, या 7 AMU है तो 7 ग्राम पर मोल लिख दो, या 9 है तो 9 ग्राम पर मोल लिख दो, या 11 है तो 11 ग्राम पर मोल लिख दो, 12 है तो 12 ग्राम पर मोल लिख दो, 14 है तो 14 ग्राम पर मोल लिख दो। ऐसे कैसे लिख सर? क्या है ये तो समझ में आ गई। ये क्या कर दिया आपने? सुनो ध्यान से, क्या कर दिया? ये 1 AMU और ये 1 ग्राम पर मोल, हाँ सर बराबर ही तो है। ये बराबर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। सर कैसे? ये जानते हो क्या है 1 AMU? ये है, ये क्या लिखा हुआ है? ये है यहां लिख देता हूं, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। हाँ सर, आपने ने कहा था एटॉमिक मास, एक एटम का मास। ठीक है, अब जानते हैं ये क्या है? 1 ग्राम। ये है मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब है Na हाइड्रोजन एटम। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम का मास है। दोनों ही मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि एटॉमिक मास की डेफिनेशन बताते थे, मैंने कहा था ना, एटॉमिक मास जब हमने पढ़ा था तो मैं आप लोगों ने लिखा था मास ऑफ एन एटम और मास ऑफ 1 मोल एटम। तो एक एटम का मास तो ये आ गया, 1 मोल एटम का मास ये आ गया। ये फर्क है दोनों में। और एक एटम और 1 मोल एटम क्या सेम चीज होते हैं? एक एटम में 1 एटम और 1 मोल एटम में 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, पर मैग्नीट्यूड कैसे बराबर आ गए? ये भी 1, ये भी 1, ऐसा कैसे हो गया? अभी थोड़ा सा और आपको डाउट में रखता हूं, थोड़ी देर और रखूंगा, फिर आपको चीज क्लियर करूंगा। अच्छा सर, अगर आप ये कह रहे हो कि ये मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब ये जो है मास ऑफ 1 हीलियम एटम है। बिल्कुल सही। और सर ये मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम है। बिल्कुल सही। तो सर ये मास ऑफ 1 लिथियम एटम है। बिल्कुल सही। ये है मास ऑफ 1 लिथियम एटम। और ये जो है सर मास ऑफ 1 मोल लिथियम एटम है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये मास ऑफ 1 बेरिलियम एटम है और ये मास ऑफ 1 मोल बेरिलियम एटम है। अगर तुमको यहां से कंफ्यूजन होती है तो चाहो तो यहां पर एटम लगा दो बस। अब ठीक है, यहां भी पर एटम लगा लो। ये मास ऑफ 1 बोरॉन एटम है, ये मास ऑफ 1 मोल बोरॉन एटम है। ठीक है, चाहो तो आप एटम लगा दो, पर एटम। ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम है,
ये मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम है, ये मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम है, ये मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन एटम है। ठीक है सर, समझ गए। पर सर हम ये बात अभी नहीं समझे कि ये मैग्नीट्यूड सेम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि पूछा तो नहीं जाता, बट हम क्लियर करते हैं। जेई के बच्चों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई मास नंबर दिया हुआ है तो चिंता की बात ही नहीं है, सीधा क्या है, वही एटॉमिक मास है, यूनिट लगा देना एएमयू या ग्राम पर मोल। अगर मास नंबर दिया हुआ है तो बस वही उठा के मैग्नीट्यूड रख देना, जैसे यहाँ 9 है तो 9 रख देना, एएमयू और ग्राम पर मोल लगा देना। ठीक ठीक। अब मैं तुमको उस सवाल का जवाब देता हूं जो तुम्हारे मन में आ रहा है कि ये मैग्नीट्यूड बराबर कैसे हो गए जब इनमें इतना बड़ा अंतर है। तो सुनो ध्यान से, अच्छा, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है, 1 एमयू है। यूनिटरी मेथड लगा लो। सो मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम कितना होगा, या कहें कि Na हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा सर, 1 एमयू इंटू Na। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, 1 एमयू क्या होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और Na क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। विद यूनिट लिखूं तो मोल इनवर्स, मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर पे, 0.999 वैल्यू आ जाएगी कुछ, 0.99। तो इसे क्या मैं मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लिख सकता हूं, 0.99 को, हाँ, और ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब ये एएमयू इंटू Na मिलके क्या बने हैं, 1 ग्राम पर मोल बने हैं। और इससे जस्ट पहले मैंने एएमयू और ग्राम में रिलेशन बताया भी था कि 1 एएमयू, तो इसका मतलब 1 एएमयू इंटू Na इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, प्रॉपर यूनिट में लिखेंगे तो 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्राम और ये पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक ठीक। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है 1 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब Na की वैल्यू इतने सोच समझ के चुनी गई है कि अगर कुछ और वैल्यू चुन ली जाती तो तुम बेटा इसकी अलग वैल्यू याद कर रहे होते और इसकी अलग वैल्यू याद कर रहे होते। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास की अलग वैल्यू याद करनी पड़ती, यानी एक ही एटम के दो एटॉमिक मास तुम्हें याद करने पड़ जाते। तुम लोग बच गए क्योंकि Na की वैल्यू ऐसे सोच समझ के रखी हुई है। ठीक ठीक। एक और, इसी को एक और से देखो, हीलियम का एग्जांपल। इफ मास ऑफ 1 हीलियम एटम इज 4 एमयू, ठीक है, सो मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम क्या होगा, 1 मोल का मतलब है Na, यूनिटरी मेथड लगा दो, 4 AMU इंटू Na। अरे एक का मास 1 AMU है तो Na का मास, एक का मास 4 AMU है तो Na का मास 4 AMU इंटू Na ही तो होगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 1 AMU तो लिखा हुआ है ये, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 1 ग्राम, तो आ गया ना। ठीक है, एक मिनट कट तो नहीं रहा, थोड़ा सा कट रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया 4 ग्राम पर मोल। ऐसे ही 7 AMU
इंटू Na करोगे तो ये आएगा, 9 AMU इंटू Na करोगे तो ये आएगा। आई होप आप ये बात समझ गए, ठीक है। तो एटॉमिक मास, ठीक ठीक। अच्छा, इसे यहां तक लिखो, फिर मैं मिटाता हूं और आगे की बात करता हूं। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिए हुए, तो एक बार इनका एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास लिखो, ठीक है। पॉज करके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो। अब मैं करता हूं। आपको जो मास नंबर दिया हुआ है वही है, और यही मैग्नीट्यूड ग्राम एटॉमिक मास का हो गया, या इसको पर एटम लिख दो, कोई इश्यू नहीं। कहां से आ रहा है पता ही है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास नंबर दिया हुआ, देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मास नंबर बदला तो एटॉमिक मास भी बदल गया। अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मास नंबर और एटॉमिक मास में दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट बराबर क्यों आते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। इसका क्या लिखेंगे, 23 AMU या U 23 ग्राम पर मोल। मैग्नीशियम 24 ग्राम पर मोल, पर एटम लिख लो। 27 AMU या U लिख दो, U है ये। 31 फॉस्फोरस। 35 क्लोरीन, दो दे रखे हैं, एक 35 और एक 37, ठीक। तो क्या लिखोगे, 35 लिखोगे, और इसको 37 ही लिखोगे। कुछ के मन में आ रहा होगा, सर हमने सुना है 35.5 क्लोरीन का आऊंगा उस पर, वो एवरेज है। अगर आपको मास नंबर दिया हुआ है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही का वही एटॉमिक मास है ऑलवेज, ठीक है, यूनिट लगा देना। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं ना कि सर क्लोरीन का तो हमने कहीं 35.5 सुना है, आऊंगा उस बात पर, तो वो एवरेज एटॉमिक मास है, अलग टॉपिक आएगा। मास नंबर दे रखा है, कोई चिंता सोचना नहीं है, सीधा सीधा क्या लिख दो, वही एटॉमिक मास। मास नंबर दे रखा है, कैल्शियम 40 दे रखा है, तो 40 AMU 40 ग्राम पर मोल पर एटम है, ठीक है, पर एटम लिख दो चाहो तो। 56 तो 56 AMU 56 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का मास 56 ग्राम। 65 दे रखा है, 65 AMU। थोरियम होता है, ठीक है, तो मान लीजिए, तो मैं तो बस मास लिखने का मतलब है, 232 AMU 232 ग्राम पर मोल। यूरेनियम, यूरेनियम तो बहुत न्यूज में रहता है हर जगह। ईरान से लड़ाई इसी चीज की तो है, ठीक है ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको कभी भी मास नंबर दिया हुआ हो तो वही उसका मैग्नीट्यूड ही आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, बस यूनिट लगा दो, ठीक है। तो मैं नोट डाल कर लिख देता हूं, आप इसे लिखो जब तक। तो बहुत एक नोट डाल के लिखो, if mass number of an atom is given, then its magnitude will be equal to atomic mass, ठीक है। आपको कुछ भी दे रखा है ZX A, जब A दे दिया तो उसका एटॉमिक मास A AMU और
ए ग्राम पर मोल। ये क्या होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स, जो भी ये एक्स है, और ये क्या होगा, मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ एक्स, जो भी ये एक्स है। क्लियर है? क्लियर, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और, ये नोट नंबर 1 है, तो लेट्स से नोट नंबर 2। क्या मास नंबर कभी फ्रैक्शनल हो सकता है? सर, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फ्रैक्शनल हो नहीं सकते। अरे आधा, डेढ़, पौने 2 इतना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है क्या? नहीं। तो मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और पॉइंट ये है कि मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, यानी ऐसे कोई आधा उदा, पौने 2, ठीक है, 36.5, 18.9 या 12.3 ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरे पूरे होते हैं। प्रोटॉन आधा, पौना, डेढ़ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, हमेशा इंटीजर आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, ना जीरो आएगा, ना नेगेटिव आएगा, ना फ्रैक्शनल आएगा। मास नंबर क्या आएगा, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, जीरो और नेगेटिव। ठीक है, हमेशा 1 या उससे अपर रहे, क्योंकि किसी एटम के अंदर मरे से मरा एक प्रोटॉन तो होता ही है। ओके, न्यूट्रॉन जीरो हो सकता है, प्रोटॉन नहीं। हाँ, अब तुम लोग कहोगे सर यहां दिक्कत होगी, हमने सुना है कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, आपने कहा कि मास नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, और मास नंबर ही एटॉमिक मास है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो सर इसका मतलब एटॉमिक मास भी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, और अगर एटॉमिक मास नंबर बराबर आए मैग्नीट्यूड में, मास नंबर कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो एटॉमिक मास भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। और सर हमने सुना है कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU या 35.5 ग्राम पर मोल होता है। तो सर ये कैसे फ्रैक्शनल आ गया एटॉमिक मास? आप तो कहानी कुछ और कह रहे हो, जरा ध्यान देना। तुमने क्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर फिक्स है 17, क्या तुमने क्लोरीन के ऊपर उसका मास नंबर का जिक्र किया? नहीं सर। अब क्लोरीन के मास नंबर का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब क्लोरीन हर एटम के लगभग सभी एटम के पास आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर आपने जिक्र नहीं किया मास नंबर का, तो इसका मतलब उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स है उनका एवरेज ले लिया गया है। ठीक है, और क्लोरीन के होते हैं 2 आइसोटोप, उनका एवरेज ये लिखा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपको दिया हुआ हो कि एटॉमिक मास ऑफ दिस सब्सटेंस इज 35, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीना ठोक के लिख देना 35 AMU एंड 35 ग्राम पर मोल, या 37 लिखा हो तो 37 AMU 37 ग्राम पर मोल। लेकिन अगर मास नंबर नहीं दिया हो तो ये क्या है, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। ये हमारा एक अलग टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा एक अलग टॉपिक है। तो एवरेज एटॉमिक मास पर तो हम आएंगे। तो बात समझे यहां तक? मास नंबर अगर दिया है तो वही एटॉमिक मास है, उसका मैग्नीट्यूड, बस यूनिट लगा दो AMU एंड या ग्राम पर मोल। लेकिन अगर मास नंबर नहीं दिया है तो वो फिर एवरेज एटॉमिक मास हो जाता है।
तो सर एवरेज एटॉमिक मास, अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास। तो मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के जब मैं कहता हूं एलिमेंट तो मैंने एटम का जिक्र नहीं किया, उसके सारे आइसोटोप्स को मिला लिया। तो मैं कुछ एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। उसकी जरूरत हमको आगे क्वेश्चंस में पड़ेगी। किनके याद रखना, जिनके मैं दे रहा हूं, बाकी के आपको एग्जाम पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फंडा क्लियर हो गया, ये फंडा क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिखो, मैं मिटाता हूं। मास नंबर दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मास नंबर नहीं दिया है तब आपको या तो एग्जाम पेपर में वैल्यू दी हुई होगी या नहीं दी हुई है, तो कुछ सिंपल एलिमेंट्स की हमें याद रखनी है, और वो क्या है वो मैं बताता हूं, इसे लिखो। ठीक, तो मैं कुछ एलिमेंट्स और उनके एवरेज एटॉमिक मास लिख दे रहा हूं। मैं वापस से कह रहा हूं कि हमने एवरेज एटॉमिक मास नहीं पढ़ा है अभी डिटेल में, बट फिर भी हमको पढ़ने से पहले कुछ वैल्यूज हमको याद रखनी ही पड़ती है, ठीक है, मैंडेटरी है। जैसे कि हाइड्रोजन, इसका एवरेज एटॉमिक मास 1 AMU ही है। देखो मास नंबर जिक्र नहीं किया मैंने, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1 1H2 1H3। ये कौन सा है मैंने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये इन सभी का एवरेज लिया हुआ है, ठीक है। एवरेज कैसे लेते हैं वो बाद का टॉपिक है, फिलहाल आप ये याद करो। एंड 1 ग्राम पर मोल। हीलियम 4 AMU 4 ग्राम पर मोल। और कार्बन 12 AMU 12 ग्राम पर मोल। दोनों में डिफरेंस पता है आप लोगों को, ये एक कार्बन एटम का है और ये 1 मोल कार्बन एटम का मास। 7 ये एक नाइट्रोजन एटम का है, ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास है। 16 ये एक ऑक्सीजन एटम का मास है, ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है। एक ऑक्सीजन एटम 1 मोल ऑक्सीजन एटम। मैं सभी नहीं लिख रहा हूं, जो आपको याद करना है बस वही। सोडियम ठीक है, और सॉरी मास नंबर का जिक्र नहीं है तो ये लिखोगे। अगर मास नंबर का जिक्र हो जाए, मान लो मैंने लिख दिया, तो मत लिखना 35.5, तो क्या ही लिखना, तो 35 AMU या 35 ग्राम पर मोल ही लिखना है, समझ गए।
अगर मास नंबर नहीं दिया तो ये जो वैल्यूज हैं ये लिखनी है। ठीक है, वैसे तो इतना ही काफी है, पर ठीक है। अब आयरन का 55.8 होता है, अब लगभग 56 याद करें। और कॉपर का 63.5 और जिंक का 65.3। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ में आप देख रहे होंगे कि वैल्यू जस्ट डबल हो जा रही है, या पहले वाली जस्ट डबल, तो ये कोइंसिडेंस है। दिमाग में चला लेना कि हर जगह आपने डबल कर देना। जैसे यहाँ डबल है, यहाँ एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल आ रहा है, डबल है, डबल है, डबल है, यहाँ डबल नहीं है, यहाँ डबल नहीं है, यहाँ डबल है, यहाँ नहीं है, यहाँ डबल है। तो कुछ जगह डबल है या कुछ जगह नहीं है, ये कोइंसिडेंस है, ये डेटा है, हमेशा ये रूल अप्लाई नहीं करना। क्लियर है? तो मास नंबर दिया हुआ है तो वही एटॉमिक मास का मैग्नीट्यूड बनता है, और अगर नहीं दिया है तो कुछ वैल्यूज आपने याद करनी है। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।